एक बड़े से होटल के शानदार स्वीट में एक खूबसूरत लड़की दुल्हन के जोड़े में कमरे के एक कोने में नीचे फर्श पर ही खुद में सिमटी बैठी हैं। ना सिर्फ खुद में सिमटी बैठी हैं पर बुरी तरह से रो भी रही हैं। उस रूम में और भी बहुत से लोग मौजूद हैं, लेकिन वह लड़की ये आंसू अपनी विदाई पर नहीं बहा रही हैं। वहाँ मौजूद हर इंसान उस लड़की पर ताना कस रहा है। एक औरत कामिनी जो दूल्हे पक्ष की तरफ से थी और अगर एक मात्र का हेर फेर कर दे तो जो गाली बनती है एग्जैक्टली वैसी ही थी। कामिनी मजाक उड़ाते हुए बोलती हैं, सुप्रिया जी, कैसे संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को। अरे अगर इतना ही दुल्हन बनने की मरी जा रही थी तो पहले छोटी की शादी करा देते। बताइए, डायन भी 4 घर छोड़ देती हैं। इस लड़की ने तो अपनी बड़ी बहन के दूल्हे पर ही डाका डाल दिया। अगर आपकी छोटी बेटी से उसकी जवानी संभल नहीं आ रही थी तो एक ही मंडप में उसके भी हाथ पीले कर देने थे। कम से कम यह जगहसाई तो नहीं होती ना। और फिर वो औरत मन में बोलती हैं, कमबख्त ने मेरे सारे प्लान पर पानी फेर दिया। उस औरत की बात सुनकर दुल्हन के जोड़े में बैठी हुई लड़की अपनी आंखों बंद करके लेती हैं, साथ ही अपने कानों पर भी हाथ रख लेती हैं और अब उसके आंसू की रफ्तार भी बढ़ जाती हैं। लेकिन कोई नहीं था वहाँ पर जो उसके आंसू पहुँचे। हर एक नज़र में उसके लिए सिर्फ तिरस्कार था। वो लड़की वहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन भाग कर जाती भी कहाँ। लोगों के ताने और तिरस्कार भरी नज़रों से बचने के लिए शादी के मंडप में से भागकर ही तो इस रूम में आई थी, लेकिन बच नहीं पाई थी तानों से। हाँ, मगर इतना ज़रूर था कि भीड़ ज़रूर कम हो गई थी। जहाँ नीचे पूरे हॉल मेहमानों से भरा हुआ था, अब सिर्फ गिनती के रिश्तेदार ही थे उस कमरे में। लेकिन उनकी नज़रें की तपिश और तानों की धार में कोई कमी नहीं थी, बल्कि धार और भी बढ़ती जा रही थी। दूसरी औरत मिसेस रंजना, जो दूल्हे की माँ हैं, दूल्हे की माँ सुप्रिया जी से बोलती हैं, सुप्रिया, यह सब क्या तमाशा है। तुम तो जानती हो आदित्य तो पहले ही शादी नहीं करना चाहता था। कितने कठिन से मनाया था मैंने अपने आदि को। कितने धोखे, कितने तमाशे लिखे हैं मेरे बेटे की ज़िंदगी में। रिश्ते से भरोसा ही उठ गया था, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकाम करने कोई ना कोई आ ही जाता है। एक शब्द नहीं बोल रहा है मेरा बेटा, खामोश बेटा है। अगर तुम्हारी छोटी बेटी शिवन्या को इतना ही पसंद था आदि, तो मैं तुम्हारी बड़ी बेटी शिवानी की जगह शिवन्या से ही शादी करा देती। एक बार पूछ लेती अपनी बेटी से। शुक्रिया, मेरा यकीन करो संजना, मैं खुद हैरान हूँ। पता नहीं इस शिवन्या के दिमाग में क्या चल रहा था। शिवन्या, दुल्हन के जोड़े में बैठी लड़की, जो अब तक सिर्फ रोए जा रही थी। एक भी शब्द नहीं निकला था उसके मुंह से। पहली बार अपने कांपते होठों से शिवन्या के मुंह से एक शब्द निकला, मॉम। लेकिन इससे आगे शिवन्या कुछ बोलती, सुप्रिया आगे बढ़कर उसके गाल पर जोरदार तमाचा मारती हैं और बोलती हैं, चुप कर बेशर्म, यह सारा तमाशा तेरा किया हुआ है। पैदा होते ही गला घोट देती तेरा, तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा और अभी आंसू बहाकर तमाशा बनाकर रखा हुआ है। मुझे लगता है तेरे अश्कों से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उधर देख अपनी बड़ी बहन को क्या हालत हो रही है उस बेचारी की। इतने सदमे में है कि उसे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। पत्थर बनी है। मुझे नहीं पता था अपनी बड़ी बहन के लिए इतनी नफरत लिए बैठी है तू अपने दिल में। मुंह में दही जमाकर बैठी है। क्या बताती, क्यों नहीं, क्यों किया तूने ऐसा।
शिवन्या, मॉम आप ऐसे सुबकते हुए, बस इतने ही शब्द निकले थे शिवन्या के मुंह से कि तभी सुप्रिया जी एक और सन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर चाप देती हैं। और इस बार यह थप्पड़ इतना जोरदार था कि शिवन्या का होठ कट जाता है और वहां से खून रिसने लगता है और एक दर्द भरी चित्कार उसके मुंह से निकल जाती है। अब सुप्रिया जी शिवन्या के करीब आकर उसकी ठोड़ी पकड़कर उसके चेहरे पर अपने हाथ का दबाव कसते हुए उसके कान में बोलती, सच वही है जो मैं इस वक्त बोल रही हूँ। खबरदार, अगर सच्चाई तेरे होठों पर आई तो तेरी दादी और तेरा वो अपाहिज बाप सड़क पर आ जाएंगे। ये लोग तो वैसे भी तुझे मुश्किल ही अपनाएंगे। जो इल्जाम लग रहा है चुपचाप सर झुकाकर सुनती रह जा। ज्यादा फड़फड़ाने की कोशिश मत करना। वैसे भी मुझे पूरा यकीन है वह बुढ़िया मना ही लेगी इन लोगों को। इतना तो यकीन है मुझे अपनी प्यारी सासू माँ पर। और अगली ही पल सुप्रिया जी चीखते हुए बोलती हैं, जो काम तेरे पैदा होते ही नहीं कर पाई क्योंकि पता नहीं था कि तू यह गुल खिलाएगी, वो आज कर देती हूँ कहकर अब सुप्रिया जी के हाथ शिवन्या की गर्दन पर चले जाते हैं और अब दो शिवन्या का गला दबाते हुए बोलती हैं, कमबख्त कितनी बगैरत हैं। तेरी जगह कोई और होती तो अब तक जहर खा लेती या किसी नदी नाले में डूबकर मर जाती। मेरी ही गलती है जो तेरी जैसी बगैरत को इस दुनिया में लेकर आई। आज अपनी गलती सुधार लूंगी। बोलते हुए सुप्रिया के हाथ शिवन्या की गर्दन पर कसने लगते हैं। शिवन्या की सांसें मध्यम पड़ जाती हैं। अभी तक आपने पढ़ा कि सुप्रिया जी शिवन्या का गला घोट रही थी, तभी एक रोबीली आवाज कमरे में सुनाई देती है, रुक जाओ, कन्यादान कर चुकी हैं आप, अब हम वह हमारे खानदान की बहू हैं। खबरदार, अगर इसके बाद किसी ने भी हमारी बहू को कुछ भी कहा या कुछ किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और यह रोबीली आवाज़ थी रघुवीर रायचंद की। रायचंद परिवार के सबसे बड़े सदस्य और दूल्हे के दादाजी, जिनकी बात काटने की हिम्मत रायचंद परिवार में किसी भी की नहीं थी। यह सुनते ही सुप्रिया जी के हाथ तुरंत ही शिथिल पड़ जाते हैं और वह रघुवीर जी की तरफ देखती हैं तो उनकी नज़रें तो ताप देखकर नज़रें नहीं मिला पाती और तुरंत शिवन्या से दूर हो जाती हैं। सुप्रिया जी के शिवन्या से दूर होते ही एक बूढ़ी महिला दौड़कर शिवन्या को गले लगा लेती हैं। उन बुजुर्ग महिला के गले लगते ही शिवन्या जोर जोर से रोने लगती हैं और सुबकते हुए बोलती हैं, हमने कुछ नहीं किया दादी माँ, कुछ भी नहीं किया दादी माँ। हम दी के साथ ऐसा कभी सपने में भी करने का नहीं सोच सकते। वह बुजुर्ग महिला कोई और नहीं बल्कि शिवन्या की दादी सावित्री जी होती हैं और वह रघुवीर जी को लेकर आई थी। रघुवीर जी भी जो कुछ भी घटा था उसके बाद शादी के खिलाफ ही थे, मगर क्योंकि रघुवीर जी की पत्नी वेदी ही जी और सावित्री ही बचपन की सहेलियां थी तो उनकी बात का मान रखते हुए वो शिवन्या को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार थे। शिवन्या वैसी लड़की नहीं थी जैसी आज इस घटना के बाद सबको दिखाई दे रही हैं। सावित्री जी कहीं बस इसी बात पर यकीन करते हुए रघुवीर जी इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। सावित्री जी शिवन्या को दिलासा देते हुए और बोलती हैं, ना बच्चा, रोते नहीं, आपको हमें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई सफाई नहीं चाहिए आपकी। हम जानते हैं आप ऐसा कभी नहीं कर सकती और अगर आपने ऐसा किया है तो कोई बहुत बड़ी और गहरी वजह होगी। यह सुनते ही सुप्रिया जी मन में बोलती हैं, हे भगवान, ये लड़की
अपनी दादी को सब कुछ बताने के चक्कर में मेरा खेल ना बिगाड़ दें। मुझे इसे रोकना होगा। शिवन्या को रोकने के इरादे से सुप्रिया जी आगे बढ़कर बोलती हैं, गहरी वजह है ना मम्मी जी। जब से आपके बेटे ने बिस्तर पकड़ा है तब से बिजनेस लगातार डूबता जा रहा है। किसी से भी हमारी स्थिति छुपी नहीं है। कंगाल हो चुके हैं हम। ऐसे में सुनहरा मौका था शिवन्या के हाथ में इतने बड़े और प्रतिष्ठित खानदान घर की बहू बनने का। सच में आज मुझे अपनी परवरिश पर अफसोस हो रहा है। सुप्रिया जी की बात सुनकर सावित्री जी गुस्से में तपतपाते हुए बोलती हैं, चुप कर जाओ बहू। घर में आग लगी हो तो पानी डालकर उसे बुझाया जाता है, ना कि उसे आग को भड़काया जाता है। क्या आप देख नहीं रही क्या हालत हो रही है बच्चों की रो रो कर। बोलते हुए सावित्री जी को अपने कंधे पर भार बढ़ता हुआ महसूस हुआ और वो तुरंत घबरा कर शिवन्या को आवाज़ देती हैं, शिवी बच्चा, आप ठीक हैं। लेकिन शिवन्या की तरफ से कोई जवाब ना सुनकर सावित्री जी तुरंत उसके सिर को अपने कंधे से हटाते हैं और तो शिवन्या का सिर ही नहीं बल्कि पूरा शरीर बेजान सा एक तरफ लुढ़कने लगता है। सावित्री जी संभालने की कोशिश करती हैं मगर बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं थी कि पूरी तरह संभाल पाती। संभालते संभालते भी शिवन्या का माथा पास ही में रखी में से टकरा जाता है और खून की एक धार बह निकलती है उसके माथे से। यह देखकर सावित्री जी की चीख निकल जाती है और वो घबरा बोलती हैं, हे भगवान, कितनी खून बह रहा है, कोई डॉक्टर को बुलाइए, मदद करिए हमारी बच्ची को उठाने में। यह सुनकर जहां आदित्य के पापा तेजवीर जल्दी से डॉक्टर को कॉल करने लगते हैं, वहीं आदित्य के चाचा जी बलवीर जैसे ही शिवन्या को उठाने के लिए कदम बढ़ाने लगते हैं, तुरंत आदित्य की चाची कामिनी जी उन्हों कोहनी मारकर धीरे से आंखें तरेर कर बोलती, ज़्यादा मदर टेरेसा मत बनो। जैसे सब चुपचाप तमाशाबीन बने हुए हैं, खड़े होकर बस तमाशा देखो। इस लड़की ने जो रायता फैलाया है उस पर पैर रखने की कोशिश मत करो, वरना भाभी की नज़रों में टेढ़ी हुई तो बहुत बुरा होगा। मैं फिलहाल संजना भाभी से बिगाड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। वो भी इस लड़की के लिए जो ना 3 में है वो ना 13 में। सांच ही नहीं है। बलवीर जी, सुना नहीं तुमने बाबूजी ने क्या कहा? अब वह हमारे घर की बहू हैं। कामिनी जी बन तो गई, पर कितने दिन के लिए? देखना संजना भाभी टिकने नहीं देंगी इसे। बहुत शातिर औरत हैं। शराफत का नकाब ओढ़कर कितनी साजिशें रचती हैं ये औरत। और कमाल देखो, बाप बेटी परिवार सबको अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। सबको तो त्याग की देवी, ममता की मूरत, आदर्श बहू, आदर्श माँ और भी न जाने क्या क्या नज़र आती हैं, लेकिन इनकी असली हकीकत में है जानती हूँ। बलवीर जी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपना सर झटकाते और बोलते हैं, तुम्हें तो बस बहाना चाहिए होता है भाभी को बुरा भला कहने का। उनमें कमियां निकालने की बजाय खुद को उनके जैसा बनाने की कोशिश करो। कामिनी जी, कोशिश करती तो हूँ उनके जैसी बनने की, पर क्या करूँ, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। जिसका पति ही उसकी मुट्ठी में ना हो वह औरत क्या खाक राज करेगी घर पर। घर में भी राज सिर्फ वही औरत कर सकती है जिसका पति उसके बस में हो। कामिनी अपने दांत बीसते हुए धीरे से बलवीर जी के कान में बोलती है, बलवीर जी कामिनी पर व्यंग्य कसते हुए, सीख लो, तुम में सारे पैंतरे जानती हो भाभी के। दावा करती हो ना अच्छे से समझने का, तो फिर उन्हीं की समझ से चलो, क्यों नहीं उनके पैंतरे इस्तेमाल करती हैं। करो अप्लाई और कर लो अपने पति को बस में, जैसे भाभी ने किया हुआ है। भैया को
बोलकर बलवीर जी कहाँ से खिसक लेते हैं। कामिनी जी गुस्से में अपने हाथों की दोनों मुट्ठियां बांधते हुए, पति को तो मैं तब करूं जब पति अपनी भाभी के जादू से बाहर आए। दिन रात पूरा परिवार इस औरत को महिमा मंडप मंडन करता रहता है। इसकी चालाकियां तो किसी को दिखाई ही नहीं देती, सबको कठपुतली की तरह इस्तेमाल करती हैं। देखना अपने चिर परिचित अंदाज में कैसे इस लड़की को बाहर का रास्ता दिखाती हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें।